कैसे हो दोस्तों? नमस्कार दोस्तों। मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों अपनी इस क्लास के अंदर अपन कंपनी अंकेक्षण और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण समाप्त कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों अपना सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचेगा ऑडिटिंग में। आज की क्लास के बाद अपना एक टॉपिक बचेगा ऑडिटिंग के अंदर। वो टॉपिक अपन कल से प्रारंभ कर देंगे। आज आपके लिए मैं दूसरी क्लास लेके आ रहा हूं। लागत अंकेक्षण के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों लागत अंकेक्षण किन किन कंपनियों को करवाना होता है, आवश्यक है, अनिवार्य कर रखा है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों लागत अंकेक्षण और कौन करेगा? दोस्तों लागत अंकेक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148 है। लागत अंकेक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है आपसे पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए। लागत अंकेक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 168 है, 148 सॉरी। लागत अंकेक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148 है। किसके संबंध में है? लागत अंकेक्षण के संबंध में। इसमें लागत लेखों की जांच की जाती है। लागत अंकेक्षण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि लागत का अंकेक्षण किया जाता है, जांच की जाती है। तो लागत अंकेक्षण में लागत लेखों की जांच की जाती है, एक पॉइंट। दूसरा, कॉस्ट रिकॉर्ड से उत्पादन लागत को सत्यापित करने की प्रक्रिया ही कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। दोस्तों लागत लेखे, कॉस्ट रिकॉर्ड यानी लागत लेखे जो रखे जाते हैं उस पे उससे उत्पादन लागत को सत्यापित, कॉस्ट रिकॉर्ड से उत्पादन लागत को सत्यापित करने की प्रक्रिया ही कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। कॉस्ट रिकॉर्ड से उत्पादन लागत जो होती है, उत्पादन लागत जो होती है उसको सत्यापित करने की प्रक्रिया ही कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। दोस्तों कॉस्ट अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण किन कंपनियों पर लागू होता है? दोस्तों ये निर्माण कार्य में लगी कंपनियों पर लागू होता है। दोस्तों लागत तो कौन, लागत क्या होती है? दोस्तों लागत क्या होती है? दोस्तों लागत होती है निर्माण कार्य में लगी कोई संपत्ति को, जैसे कोई बाइक बनाने में, कोई लैपटॉप बनाने में, कोई कंप्यूटर बनाने में, कोई पुस्तक बनाने में, कोई कागज बनाने में, या फिर कोई गाड़ी बनाने में, कोई मशीनरी बनाने में जो लागत आती है उसको ज्ञात करना ही उत्पादन लागत कहलाती है। और कॉस्ट रिकॉर्ड से यानी कि लागत लेखांकन से उत्पादन लागत का सत्यापित करना कि वास्तव में इन्होंने उत्पादन की जो लागत दिखाई है वो सही दिखाई है, ये सत्यापित करना ही कॉस्ट रिकॉर्ड कहलाता है। उत्पादन लागत कब काम आती है? जब दोस्तों एक चीज को कई प्रक्रिया में तैयार किया जाता है, और तैयार किया जाता है जहां निर्माण कार्य किया जाता है वहां उत्पादन लागत निकाली जाती है कि एक वस्तु को निर्माण में कितने रुपए की लागत आ रही है। तो कॉस्ट लागत लेखांकन कौन सी कंपनियों में होगा? ऐसी कंपनियों में होगा जहां जो कंपनियां निर्माण कार्य में लगी हुई है। जैसे कोई गाड़ी बनाने की कंपनी है तो वो दोस्तों टायर अलग बनाएगी, फिर रिम बनाएगी, फिर उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग से बनेगा, सीट्स अलग से बनेंगी, स्टीयरिंग अलग से बनेगा, इंजन अलग से बनेगा। तो इस प्रकार से फिर उनको असेंबल करके और गाड़ी तैयार की जाएगी, उनको जोड़ करके एक दूसरे को गाड़ी तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों वो बहुत सारे पार्ट्स तैयार होते हैं, और उन तैयार होने वाले पार्ट्स में अलग अलग तरह का सामान यूज होता है, अलग 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 तरह की मशीनें उपयोग होती हैं, अलग अलग प्रकार की लागत आती है। तो उन सब लागतों को जोड़ करके और ये तय करना लागत लेखांकन कहलाता है कि कितने रुपए में अपनी कंपनी में माल तैयार हो रहा है, इसकी लागत क्या आ रही है। तो लागत लेखांकन में क्या किया जाता है? लागत लेखांकन का ही
उस लागत का लेखा करना लागत लेखांकन और उसकी जांच पड़ताल करना लागत अंकेक्षण। अब लागत अंकेक्षण में क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड से उत्पादन लागत को सत्यापित करने की प्रक्रिया ही कॉस्ट ऑडिट कहलाती है। अनिवार्यता दोस्तों केंद्र सरकार के आदेश पर निर्भर करता है कि लागत अंकेक्षण करवाना किसको, केंद्र सरकार किसके लिए अनिवार्य करे। दोस्तों सबसे पहले लागत अंकेक्षण करवाना सीमेंट कम बनाने वाली कंपनियों के लिए प्रारंभ किया गया था, अनिवार्य किया गया था। कब किया गया था, 1965 में। आपको ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कोस्ट ऑडिटिंग प्रारंभ यानी कि लागत अंकेक्षण किन कंपनियों पर सबसे पहले लागू किया गया था, तो सीमेंट कंपनियों पर, और 1965 में लागू किया गया था। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, दोस्तों ये लागत अंकेक्षण का काम करेगा कौन, दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों अंकेक्षण का कार्य कौन कर रहा था, सीए कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा था, इसी प्रकार से कोस्ट अंकेक्षण का कार्य सीएमए करेगा। सीएमए यानी कोस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट, कोस्ट मैनेज जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इसी प्रकार से कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, सीएमए इसके द्वारा की जाती है। ये ICWAI इंस्टीट्यूट द्वारा डिग्री दी जाती है, जिस प्रकार से सीए को दी जाती थी। सीए को कौन देता है, ICAI इंस्टीट्यूट सीए को डिग्री देता है, इसी प्रकार से ICWAI सीएमए की डिग्री देता है। ये होता है कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो दोस्तों कोस्ट मैनेजमेंट का अकाउंटेंट का जिसने डिग्री ले रखी है वही दोस्तों कोस्ट ऑडिट कर सकता है, परंतु सीएमए उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक रूप से सीयू की नियुक्ति की जा सकती है। विकल्प है कि कोस्ट सीएमए उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों सीए से भी ये कार्य करवाया जा सकता है, ये छूट दी गई है। योग्यता अयोग्यता कंपनी ऑडिटर की बात ही, इसकी भी योग्यताएं और अयोग्यताएं होंगी, लेकिन कोई व्यक्ति कंपनी अंकेक्षक है तो कोस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई कंपनी अंकेक्षक है, कोई व्यक्ति कंपनी का अंकेक्षण कर रहा है, उसी कंपनी में कंपनी अंकेक्षण कर रहा है और उसी कंपनी में कोस्ट ऑडिटर, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। जिस कंपनी में कोई व्यक्ति सीए है और उसको क्या कर रहा है, वो अंकेक्षण का कार्य कर रहा है, उस कंपनी में ऑडिट कर रहा है कंपनी की, तो दोस्तों वो कोस्ट ऑडिट नहीं करेगा। अब दोस्तों नियुक्ति और रिपोर्टिंग, दोस्तों अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन सा अंकेक्षक की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे लागत अंकेक्षक की बात हो रही है। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती है। बोर्ड मीटिंग में क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके की जाती है। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है बोर्ड प्रस्ताव। बोर्ड प्रस्ताव पास करके की जाती है। तो दोस्तों अंकेक्षक, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पे लागत अंकेक्षक की नियुक्ति और रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो लागत अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके की जाती है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। दोस्तों नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, फाइनेंशियल ईयर जैसे ही प्रारंभ हो तो उसके 180 दिन के भीतर हो जानी चाहिए। यह नियुक्ति कब होनी चाहिए दोस्तों, यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर होनी चाहिए। कितने दिन में होनी चाहिए, यह नियुक्ति 180 दिन के भीतर जानी चाहिए। यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर यह नियुक्ति हो जानी चाहिए। अंकेक्षक के नियुक्ति की सूचना केंद्र सरकार को बोर्ड मीटिंग होने से 30 दिन के अंदर, दोस्तों अंकेक्षक की ये कितने दिन में नियुक्ति होनी चाहिए, वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन में नियुक्ति होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके करेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना केंद्र सरकार को बोर्ड मीटिंग होने से 30 दिन के अंदर फॉरम CRA 2 में देनी होगी। फोरम की ये दोस्तों ये फोरम है, फोरम का फॉर्मेट है। CRA 2 में किसकी सूचना देंगे, केंद्र सरकार को सूचना दी जाएगी अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में। परंतु किसी परिस्थिति में यह
अवधि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। 180 दिन के अंदर अंदर अंकेक्षक की नियुक्ति हो जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष समाप्ति के 180 दिन के भीतर कोस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 180 दिन के अंदर कोस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और CRA 3 में देना अनिवार्य है। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रिपोर्ट की एक कॉपी 30 दिन के अंदर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट की कॉपी भेजना अनिवार्य है। अब ये मामला यहाँ तक का मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों क्या होगा, अंकेक्षक की लागत अंकेक्षक की नियुक्ति। अब ये लाड लो, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी समझना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या बुलाई जाएगी मीटिंग। मीटिंग में क्या होगा, प्रस्ताव पास। फिर क्या की जाएगी, नियुक्ति। प्रस्ताव पास करके किसकी, अंकेक्षक। अब दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, प्रस्ताव पास करके नियुक्ति की जाएगी अंकेक्षक की। एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में दूसरा पॉइंट क्या है, बोर्ड मीटिंग में जब ये प्रस्ताव क्या हो, पास हो, प्रस्ताव क्या हो, पास हो, तो प्रस्ताव पास होने के 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको सूचना देंगे, केंद्र सरकार को। क्या सूचना देंगे, अंकेक्षक की नियुक्ति का। नियुक्ति की सूचना देंगे। ये हो गया अंकेक्षक की नियुक्ति। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, नियुक्ति कर देंगे किसकी, अंकेक्षक की। 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर, प्रस्ताव पास होने के 30 दिन के अंदर सूचना केंद्र सरकार को भेजेंगे अंकेक्षक की नियुक्ति की। अब ये हो गया, अंकेक्षक की नियुक्ति हो गई। अब दोस्तों अंकेक्षक क्या करेगा, सूचना देगा। अंकेक्षक क्या करेगा, रिपोर्ट देगा। अंकेक्षक रिपोर्ट कौन देगा, अंकेक्षक। अब क्या होगा दोस्तों, अंकेक्षक क्या करेगा, अंकेक्षण कार्य करके रिपोर्ट देगा। अंकेक्षक क्या करेगा, अंकेक्षक कार्य करेगा, कार्य करके अंकेक्षक रिपोर्ट देगा। किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किस फॉर्मेट में रिपोर्ट देगा, CRA 3 फोरम में रिपोर्ट कौन भेजेगा दोस्तों, अंकेक्षण कार्य करेगा। अंकेक्षण कार्य करके रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, CRA 3 फॉर्मेट है ये फोरम का, इस फोरम में भर करके रिपोर्ट भेजेंगे। किसको भेजेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट भेजेंगे। ये हो जाएगा। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या दायित्व है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे,
CRA फॉरम संख्या 4 में क्या करेंगे, रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसको भेजेंगे, 30 दिन में, प्राप्त होने के 30 दिन में किसको भेजेंगे, भारत सरकार को। ये आगे आप प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब एक बार रिवाइज करते हैं क्विकली। लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, प्रस्ताव पास करके करेंगे, नियुक्ति करेंगे, किसकी करेंगे, अंकेक्षक की करेंगे, लागत अंकेक्षक की। 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना, केंद्र सरकार को अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना भेजी जाएगी। कितने दिन में, 30 दिन में भेजी जाएगी। अब ये 30 दिन में नियुक्त प्रस्ताव पास होने की सूचना 30 दिन में जो भेजी जाएगी, अब फॉर्म किस में भेजी जाएगी, 2 में। फिर रिपोर्ट तैयार करेगा अंकेक्षक, रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट किस में देगा, CRA पोस्ट रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट किस में देगा, ऑडिटिंग से संबंधित, वो लागत अंकेक्षण से संबंधित CRA 3 में रिपोर्ट देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, CRA 4 में भर करके 30 दिन के अंदर भारत सरकार के पास इसकी रिपोर्ट की कॉपी भेजेंगे इस फॉर्मेट में। तो अब तक अपन ने जो पढ़ा था वो समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब दोस्तों ये फॉर्मेट के फॉर्म दे रखे हैं, लेकिन दोस्तों अब अंकेक्षक की अपन ने सामान्य केस में तो नियुक्ति कर दी। अब दोस्तों कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी आकस्मिक रिक्तता, वर्ष के अंत बीच में ही अंकेक्षक किसी कारणवश आकस्मिक रिक्तता हो गई, किस प्रकार से, इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई, अंकेक्षक पागल हो गया, दिवालिया हो गया, कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, तो इन सभी स्थितियों में आकस्मिक रिक्तता हो जाएगी। और आकस्मिक रिक्तता होगी तो किसी भी कारण से हो, आकस्मिक रिक्तता किसी भी कारण से हो तो नए अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के भीतर अनिवार्य होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के भीतर आकस्मिक रिक्तता होने पर इसकी नियुक्ति कर देंगे। ठीक है दोस्तों। पारिश्रमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित होता है पारिश्रमिक, उनको तनख्वाह भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारित करेंगे, सदस्यों से केवल अनुमति लेनी होती है। यह कॉस्ट ऑडिट के संबंध में हुआ। आप समझिएगा, लागत अंकेक्षक 5 मिनट भी नहीं लूंगा, 2 मिनट में आपको रिवाइज कर रहा हूं। लागत अंकेक्षण संबंध में 148 धारा है। लागत में लागत के लेखों की जांच होती है। कॉस्ट रिकॉर्ड से उत्पादन लागत का सत्यापन करना ही कॉस्ट ऑडिट है। अनिवार्य कब किया गया, केंद्र सरकार पर निर्भर करती है किस किस कंपनियों पर यह अनिवार्य करता है। इतिहास में, इतिहास कैसे था इसका, सबसे पहले 1965 में सीमेंट कंपनियों पर लागत अंकेक्षण करवाना अनिवार्य किया गया था। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, CMA किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगर CMA किया हुआ व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो CA भी हो सकता है, लेकिन CA ऑडिटर किसी उसी कंपनी में अंकेक्षण का कार्य कर रहा है और उसी में वो लागत का अंकेक्षण का कार्य, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कार्य करे। उस कंपनी में अगर वो अंकेक्षण का कार्य कर रहा है तो लागत अंकेक्षण का कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, नियुक्ति, अंकेक्षक की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, मीटिंग आयोजित करके, बोर्ड प्रस्ताव पास करके वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 180 दिन के अंदर नियुक्ति करेंगे। अब अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना केंद्र सरकार को मीटिंग बोर्ड में प्रस्ताव पास होने के 30 दिन के अंदर फॉर्म CRA 2 के अंतर्गत देनी होगी, परंतु किसी भी परिस्थिति में ये 180 दिन से अधिक का समय नहीं होना चाहिए वित्तीय वर्ष में, क्योंकि नियुक्ति 180 दिन के अंदर अंदर करवाना अनिवार्य है, तो प्रस्ताव पास हो ही जाएगा, स्वाभाविक है। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर 180 वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 180 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सौंप देगा कॉस्ट ऑडिटर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अगले 30 दिन के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने की कॉपी, रिपोर्ट प्राप्ति की तिथि से 30 दिन में केंद्र सरकार को CRA के 4 के अंतर्गत भेजेंगे। क्या भेज देंगे, रिपोर्ट भेज देंगे इसके संबंध में। तो ये हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्म नंबर कौन सा, किसके संबंध में ये दे रखे हैं, आपको याद रहेंगे। अब कैजुअल वैकेंसी कब होती है, आकस्मिक रिक्तति किसी भी कारण से होती है, 30 दिन के अंदर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर देंगे। पारिश्रमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्धारित करते हैं, सदस्यों से केवल ली जाती है, तो वो अनुमति ली जाती है। और अब
पोस्ट ऑडिटर के अधिकार, कर्तव्य और जुर्माना वही है जो अपन पढ़ के आ चुके, जो अंकेक्षक के संबंध में है, फाइनेंशियल ऑडिटर के संबंध में जो था वही पोस्ट ऑडिटर के संबंध में भी होगा। अब ऑडिट कमेटी किनको बनानी होती है दोस्तों? कुछ कंपनियों में ऑडिट कमेटी बनाना होता है जो अंकेक्षक की नियुक्ति के संबंध में कार्य करती है, अंकेक्षक को रीअपॉइंटमेंट के संबंध में कार्य करती है, पारिश्रमिक के संबंध में कार्य करती है। तो ये ऑडिट कमेटी के संबंध में सेक्शन पूछे तो 177 है, यानी कि 177 है। किन कंपनियों के लिए आवश्यक है? लिमिटेड लिस्टेड कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी होती है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, केवल पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है जिनका लिस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक कंपनी है, उनको 10 करोड़ से अधिक कैपिटल है, पेड अप बोरोइंग्स लोन एंड एडवांस उनके 15 करोड़ से अधिक है, और टर्नओवर 100 करोड़ और इससे अधिक है। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर वो पूरी कर देंगी तो दोस्तों एक ऑडिट समिति बनानी पड़ेगी। अंकेक्षण समिति, और अंकेक्षण समिति में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे जिनका काम क्या होगा? अंकेक्षक का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, आकस्मिक रिक्तता में भर्ती करना, यह उस अंकेक्षक का कार्य होगा। दोस्तों क्लास को आराम से देखना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और इसके अलावा दोस्तों अपना ये टॉपिक आज समाप्त कर दिया है मैंने। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अंकेक्षण के संबंध में, अंकेक्षण रिपोर्ट और अंकेक्षण सर्टिफिकेट के संबंध में पढ़ेंगे। अब आप इन पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। अब अपना एक टॉपिक बचा है, फिर अपनी ऑडिटिंग समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।